अशोक दिल्ली जाने के ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है और इंतजार करता हुआ प्लेटफॉर्म पे इधर उधर घूम रहा होता है। ट्रेन आने में कुछ समय बाकी होता है तो वह घूमता हुआ सामने देखता है एक सीमेंट की बेंच है जिस पे कुछ लोग बैठे होते हैं। आगे जाकर देखता है तो 4 से 5 महिलाएं बैठी होती है और ध्यान से देखने पे उस बीच बैठी उसकी पत्नी दिखाई देती है जिसे वह 5 साल पहले तलाक दे चुका होता है। प्राची नाम था उसका, जिसके कि कपड़े काफी पुराने हो चुके थे और शरीर सूख कर काटा हो चुका था, मानो किसी परेशानी में पड़ी हो और मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो। अशोक जैसे ही आगे बढ़ता है प्राची को देखता है तो प्राची की नजरें मिल जाती है अशोक से। वो अशोक को देखकर अपनी नजरें झुका लेती है। नजर घुमाने के बाद अशोक प्राची के पास जाता है। प्राची के बगल में बैठी महिला को वह कहता है कि कृपया आप थोड़ी बगल में बैठ जाए, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। महिला मान जाती है और जाकर बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। अशोक प्राची से पूछता है ये आपने कैसा हाल बना लिया है अपना। आपने जब मुझसे तलाक लिया था तो आप कितने तंदुरुस्त हुआ करते थे, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आप काफी फैशन में रहा करते थे, लेकिन आज अपना हाल तो देखो, आपके कपड़े का हाल देखो, आप सूख कर पूरा काटा हो चुके हो। तो प्राची अशोक की ओर देखती है और प्राची की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और आंसू जमीन में समा जाते हैं। अशोक प्राची से पूछता है कि प्राची आप तो काफी बड़े घर के थे, आपके पिता का काफी अच्छा खासा धंधा था, आपके भाई का भी काफी अच्छा नौकरी चल रहा था, तो आखिर आज आप इस हालत में कैसे हो। प्राची सर हिला देती है और कुछ नहीं बोलती। अशोक पूछता है कि प्राची आप कहाँ जा रहे हो। तब प्राची कहती है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरे पिताजी दिल्ली में ही रह रहे हैं, तो मेरे पिता का तबीयत ज़्यादा खराब है, वो दिल्ली में भर्ती हैं। दिल्ली में ही मेरा भाई भी रह रहा है, वहीं नौकरी कर रहा है। अशोक कहता है अच्छी बात है, पिता से मिलने जा रही हो, मैं तुम्हारे पिता का कामना करता हूँ। प्राची पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो अशोक कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मेरा जॉब इंटरव्यू है, काफ़ी अच्छी नौकरी है और पैसा भी ठीक ठाक मिल जाएगा। प्राची पूछती है कि माता पिता कैसे हैं। अशोक कहता है माता पिता तो दोनों ही गुजर चुके हैं। प्राची परेशान होते हुए पूछती है कि गुजर चुके हैं, मुझे तो भनक भी नहीं लगी। तो अशोक कहता है जो हुआ सो हुआ, चलो अब हम अच्छा कमा रहे हैं और खा रहे हैं और सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। तब तक ट्रेन आ जाती है। प्राची और अशोक एक ही ट्रेन में बोगी में घुस जाते हैं। अशोक जैसे तैसे करके एक सीट ले लेता है और प्राची पीछे पीछे आ रही होती है। भीड़ को चीरती हुई प्राची जैसे तैसे करके अशोक पास पहुंचती है। तब अशोक प्राची को बुलाकर अपने सामने वाली सीट पर बिठा लेता है। वार्तालाप स्टार्ट होता है। अशोक पूछता है कि प्राची आपने शादी ब्याह किया कि नहीं, कोई बच्चे हैं कि नहीं। तब प्राची कहती है कि नहीं, मैंने तो शादी नहीं की है और मैं आगे करूंगी भी नहीं। धीरे धीरे वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी चना वाला आ जाता है। अशोक पूछता है प्राची मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्राची कहती है कहिए। इसी बीच अशोक चना ले लेता है और प्राची को देता है खाने को। प्राची साफ इनकार कर देती है कि नहीं, मैं इसे नहीं खा सकती हूँ। तो अशोक कहता है कि चलो जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ, अब उसे कहाँ तक ढोकर लेकर जाओगे छोटी छोटी बातों को। तब प्राची मान जाती है और चना लेकर खाने लगती है। धीरे धीरे ट्रेन अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही होती है तो अशोक साक्षी से पूछता है कि साक्षी और बताइए आपकी माँ कैसी हैं। साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रूंधा हुआ गला से बोलती है कि माँ तो गुजर चुकी है, बेचारे पिताजी का भी ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, वो बीमार पड़े रहते हैं। अशोक कहता है मैंने तो तुमसे मना किया था कि ऐसा मत करो, लेकिन तुमने हमसे तलाक भी लिया और 4 लाख रुपए भी हमसे ऐंठ लिए और मैंने तो शराब भी छोड़ दिए हैं। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारी बेटी कैसी है। इतना सुनते ही प्राची रो पड़ती है और प्राची कहती कि आपकी बेटी तो ठीक है और वो आपको ढूंढती रहती है, उसे क्या पता पिता कब आएंगे, पिता कैसे हैं और पिताजी कहाँ हैं और पिताजी आएंगे भी कि नहीं। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है और वो आपको हमेशा याद करते रहती है। जो हुआ सो हुआ, चलो कोई बात नहीं। आपने जो रुपए लिए थे उसका कोई बिजनेस शुरुआत किया, और भी पैसे के कुछ काम हो तो बताना, मैं पैसे और भी दे सकता हूँ। कि नहीं, मेरा ईमान नहीं कहता मैं आपसे और पैसे लूँ। मैंने जो आपसे 4 लाख रुपए लिए थे वो मेरा भाई सारा जुए में उड़ा चुका है और मैं अब दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं। तुम्हें तो मेरी हालत दिखाई देती ही होगी। अब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं क्या ना करूं। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ था, मैंने 2 घरों में काम करना शुरू कर दिया। अशोक चौंकते हुए पूछता है काम, कैसा काम। तो प्राची बतलाती है झाड़ू पोछा का मैं काम करती हूँ, अच्छा खासा 8,000 रुपया आ जाते हैं,
उसी में मैं अपना घर का गुजारा करती हूँ और बेटी को भी उसी में पढ़ा लेती हूँ। ये सुनते ही अशोक का कलेजा फट सा जाता है। वो कहता है, घर का काम करती हो? ऐसा क्या जरूरत आन पड़ा था कि तुम्हें घरों में काम करना पड़ा? अपने घर में काम करने में तो तुम्हें बहुत शर्म आती थी। कभी कभी मैं पी लेता था, वो भी मैंने छोड़ दिया है। किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, बस शांत पड़े रहता हूँ। घर में कोई नहीं है, खाना बनाने वाला भी नहीं है, खुद बनाता हूँ, खुद खाता हूँ और कभी लेट हो जाती है तो भूखे ही सो जाता हूँ, लेकिन सुकून से रहता हूँ। प्राची को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। बातें करते करते ट्रेन लगभग दिल्ली पहुंच जाती है। तो अशोक पूछता है कि आप वापस कब आओगे? तो प्राची कहती है कि मुझे तो वापस अभी 3-4 दिन लगेंगे और मैं ट्रेन से नहीं, मैं बस से जाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ और भी काम है। तो अशोक कहता है, वापसी में मुझे भी बता देना, मैं भी साथ चल लूंगा। अभी तो वैसे भी मेरे इंटरव्यू में अभी 2-4 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। दोनों दिल्ली उतर जाते हैं। अशोक प्राची को 2000 रुपये देता है, लेकिन प्राची लेने से साफ इनकार कर देती है। तब अशोक कहता है कि नहीं, इसे ले लो, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं अपनी बेटी के लिए दे रहा हूँ। तब जाकर साक्षी कहीं मानती है और पैसे ले लेती है। उसके बाद दोनों ऑटो से निकल जाते हैं। अशोक सुबह सुबह निकल जाता है क्योंकि आज उसकी इंटरव्यू थी और भगवान के दया से इंटरव्यू भी अच्छी जाती है और उसे नौकरी लग जाती है, जिसमें कि उसकी सैलरी 80,000 रुपये पर महीने की लग जाती है और उसे मैनेजर पोस्ट पे रखा जाता है। लेकिन उसकी ज्वाइनिंग डेट 15 दिनों के बाद की तय की जाती है। नौकरी लगने के बाद अशोक साक्षी को कॉल करता है और बताता है कि मेरी नौकरी लग चुकी है और मेरी तनख्वाह 80,000 रुपये लगी है। साक्षी बोलती है, काफ़ी अच्छी बात है, बधाई हो। सारा काम खत्म होने के बाद दोनों जाने का मूड बना लेते हैं। उधर प्राची के पिता का भी स्वास्थ्य सुधर जाता है। दोनों बस स्टैंड आ जाते हैं और बस में एक ही सीट पर बैठ जाते हैं। तो प्राची कहती है, अशोक मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है क्योंकि जो भी किया था वो मैंने किया था। इस बात की मुझे आज भी काफ़ी गिलानी है। ऐसे ही बात करते करते सफ़र कट रहा था। अशोक समझ जाता है कि साक्षी काफ़ी दिक्कत में है, साक्षी काफ़ी मजबूरी में फंसी हुई है, इसका कोई सहारा नहीं है, इसका सहारा तो मैं ही बनूंगा। आखिर ये मेरी पत्नी है और इसके साथ में एक बच्ची भी तो मेरी ही है। आखिर जो गलती हुई हो, माँ के द्वारा हुई हो या भाई के द्वारा पैसे खर्च कर दिए गए हों। चलते चलते सारी बात हो रही थी। प्राची अशोक के कंधे पर सर रखकर फपक फपक कर रो रही। तो बस के लोग सारे समझाने लग जाते हैं, चलो जो हुआ सो हुआ, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते। इतना सुनकर प्राची अशोक से माफ़ी मांगने ले जाती है। तो अशोक ने कहा, चलो कोई बात नहीं, हमने तो तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था। इसके बाद अशोक और प्राची को जहाँ उतरना था वह उतर जाते हैं। उतर कर प्राची अशोक से कहती है, अशोक हमारे कदम अब मायके की ओर नहीं बढ़ रहे, ये ससुराल की ओर जाने को आतुर है। इतना सुनकर अशोक प्राची से कहता है कि हमारा घर का दरवाज़ा तो आपके लिए पहले से ही खुला हुआ है, आप चाहो तो चल सकते हो। तो प्राची अशोक से कहती है कि अब करना यह है कि हमारी बेटी अभी स्कूल में है, चलो उसे चलकर लेकर आते हैं। इतना सुनना था कि अशोक वहीं से टैक्सी बुक कर स्कूल की ओर निकल जाता है। बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़ती है, यह देखकर अशोक के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इसके बाद वो काफ़ी प्यार और चैन के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि आज जो परिवार में कलेश होते हैं और तुरंत डाइवोर्स ले लेते हैं, इससे होता यह है कि ना आप इधर के रहते हैं ना उधर के, ना आप घर के रहते हो ना घाट के, जिंदगी बहुत दूर निकल जाती है दोस्तों और आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। तो इस कहानी से सीख लेते हुए आप ऐसा करने से पहले 2 बार सोच लें और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।